work of nucleic acid and water. वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक संघटक का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है न्यूक्लिक अम्लों के कार्य के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे फूड टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्लेलिस्ट के और भी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का कार्य। डीएनए के अणु अनुवांशिक लक्षणों हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करते हैं। जीव का विकास, वृद्धि और संरचना का ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जीव का विकास, वृद्धि और संरचना और प्रत्येक मेटाबॉलिक क्रिया प्रोटीन्स पर निर्भर करती है। इन प्रोटीन्स का संश्लेषण डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है। डीएनए के अणुओं द्वारा संश्लेषित विभिन्न आरएनए के अणु केंद्रक से कोशाद्रव्य में पहुंचकर राइबोसोम्स पर विविध प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं। जैसे डीएनए वैसे ही आरएनए, वैसे ही प्रोटीन्स तथा एंजाइम्स, जैसे कि वन एंजाइम थ्योरी ऑफ बीडल एंड टैटम 1941, वैसे ही संरचना मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं एवं जैव प्रतिक्रियाओं अर्थात जीवन। ओके, जैसे में क्या होता है कि डीएनए वैसे ही आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्या होता है थ्योरी ऑफ बीडल एंड टैटम। कौन से ईयर में? 1941। यह आ सकता है कि थ्योरी ऑफ बीडल एंड टैटम कौन से ईयर में दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा 1941। ओके, नेक्स्ट नंबर 1 पॉइंट। जिस मास्टर योजना यानी कि मास्टर प्लान के अनुरूप जन्म से मृत्यु तक किसी जीव की कोशिकाएं बनती हैं और कार्य करती हैं, उसकी मूल रूपरेखा या ओरिजिनल ब्लूप्रिंट किसके फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में होती है, डीएनए के रूप में होती हैं। सेकंड, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाते हैं किससे मिलकर? प्रोटीन से मिलकर, जो कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के रूप में होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का सबसे अभूतपूर्व लक्षण यह है कि विभिन्न सरल पदार्थों से अपनी ही तरह के पदार्थ का संश्लेषण कर लेती है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स के जटिल बहुलक होते हैं और इन बहुलकों के छोटे छोटे खंड एकाकी जीन्स का काम करते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जैव ऊर्जा धारकों, एग्जाम्पल एटीपी, का कुछ अन्य पदार्थों से मिलकर सह एंजाइमों का तथा कुछ अंतःकोशीय संदेश वाहकों का काम करते हैं, यानी कि एएमपी का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जल यानी कि वाटर। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। स्पष्ट है कि उपस्थित तरल पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? जल है। जल में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है। इसलिए जीव शरीर का 45 से 90% यानी कि 45 से 90% भाग जल होता है। इसे जीवित अवस्था में बनाए रखने में जल की काफ़ी मात्रा का व्यय ही होता रहता है। हम स्वयं दिन भर में अनुमानतः अपने शरीर भार का लगभग 2% जल खपाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि हम एक दिन में अपने कितने % भाग जल खपाते हैं? 2%। ओके, जल की इस क्षतिपूर्ति के लिए जंतु तीन स्रोतों से इसे प्राप्त करते हैं। पहला पीकर, दूसरा खाद्य पदार्थों के साथ, चौथा मेटाबॉलिज्म के अवजात पदार्थ के रूप में। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है कि कितने प्रकार से, कितने सोर्स होते हैं? इसके 3 सोर्स होते हैं। पहला पीकर, दूसरा खाद्य पदार्थों के साथ और चौथा मेटाबॉलिज्म के अवजात पदार्थ के रूप में। आगे हम पढ़ते हैं जल के कार्य के बारे में कि जल का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट, जल के कार्य। जल के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। पहला, यह प्रकृति का सबसे उत्तम घोलक यानी कि सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ इसी में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशाद्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, लसिका, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। ओके, सेकंड, यह एक ऐसा आदर्श विसर्जन माध्यम होता है जिसमें कि घुले हुए अर्थात विलय यानी कि सॉल्यूट पदार्थों के अणुओं की गति यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। साथ ही स्वयं जल में चक्र गति यानी कि साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग होती रहती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में उपापचयी प्रतिक्रियाएं कोशिकाओं का अपने बाहरी वातावरण से रासायनिक लेन देन तथा शरीर में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भागों तक परिवहन सुचारू रूप से होता रहता है। नेक्स्ट, घोलक का काम करने के अतिरिक्त जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ यानी कि मेटाबोलाइट का काम भी करता है। पाचन में यह पोषक पदार्थों का जल अपघटन करता है। कोशिकाओं में भी यह कई उपापचयी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। ओके, नेक्स्ट, पानी कोशाद्रव्य में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड आयनों की संख्या लगभग समान होती है।
किस किस की? हाइड्रोजन आयनों की और हाइड्रोक्साइड आयनों की। H+ और OH- की संख्या क्या होती है? लगभग सेम होती है। अर्थात यह उदासीन यानी कि न्यूट्रल pH लगभग 7 होता है इसका। हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ने के कारण तनिक भी अम्लीयता हो जाने या OH- आयनों के बढ़ने पर तनिक भी क्षारीयता बढ़ने पर उपापचयी प्रतिक्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। H+ एवं OH- आयनों में टूटकर जल के अणु कोशिकाओं में इन आयनों का संतुलन अर्थात अम्ल क्षार संतुलन यानी कि एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में सहायता करते हैं। अनेक अन्य पदार्थों की तुलना में जल देर से गर्म या ठंडा होता है, अतः जीवों में यह शरीर ताप का नियंत्रण करता है और शरीर को वातावरण के ताप की आकस्मिक घटाबढ़ी के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल के कार्यों के बारे में, जल के बारे में और जल के कार्यों के बारे में पढ़ा। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।